हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक प्रोपोगेशन मॉडल्स हैं उनका स्टडी स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने पहला प्रोपोगेशन मेथड देखी थी, रिफ्लेक्शन। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था, टू रे मॉडल से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था और रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या सिग्नल का पावर मिलता है वो हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रोपोगेशन मेथड है दैट इज डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन occurs when a radio path between the transmitter and receiver is obstructed by surface that has sharp irregularities or you can say that edges। जब कभी भी लाइन ऑफ साइट, हाँ, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर, हमेशा ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि वो लाइन ऑफ साइट ही हो, तो उनके बीच में जब ऐसे शार्प एजेस लाइक बिल्डिंग्स, टावर्स एंड ऑल दैट, उनकी वजह से जो शार्प जब आती है तो क्या होता है कि रेडियो वेव्स वहां से डिफ्रैक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब वहां से वो और ज्यादा मल्टीपल पाथ में डिवाइड हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। Diffraction allows radio signals to propagate behind obstructions and is thus one of the factors why we receive a signal at locations where there is no line of sight from the base station। डिफ्रैक्शन एक तरह से देखे तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी हमें सिग्नल की कनेक्टिविटी मिलती है। अगर डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट ही हो, कोई ऐसा मतलब डिफ्रैक्शन हो ही ना, तो क्या होगा कि सिग्नल पूरा लॉस्ट हो जाएगा। आपको जो सिग्नल का पाथ रहेगा उसी पॉइंट्स पे आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि माना फॉर एग्जांपल लेट वी टेक, ट्रांसमीटर ने आइसोट्रोपिक ही है, मतलब माना कि 5 सिग्नल रिलीज किए, 5 रेडियो वेव्स। ठीक है, इसमें से लाइन ऑफ साइट रिसीवर नहीं है, तो क्या होगा, एक सिग्नल डायरेक्ट टावर से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, मतलब फर्स्ट सिग्नल इज डिफ्रैक्टेड। अगेन डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वो अगेन और मल्टीपल सिग्नल्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब वो एक सिग्नल फर्दर 5 सिग्नल्स में डिवाइड होगा। उसी तरह से पांचों के पांचों सिग्नल किस में डिवाइड होंगे, टोटल 25 सिग्नल्स बनेंगे, उसमें से वो 25 सिग्नल और ज्यादा किसी एजिस या वो सब है तो उससे फर्दर 5 सिग्नल्स में डिवाइड होंगे। ये सिर्फ हमने एक बेसिक समझने के लिए एग्जांपल लिया है कि एक सिग्नल 5 फैक्टर्स से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ऐसे मल्टीपल डिफ्रैक्शंस की वजह से आपको हर जगह में एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी आपको कनेक्टिविटी मिलती है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ डिफ्रैक्शन। Diffraction can be explained by Huygens principle. What Huygens principle says that? It says that all points on a wavefront can be considered as a point source for the production of secondary wavelets. Okay? जहां कहीं पे भी वेव फ्रंट, मतलब कि जहां से डिफ्रैक्शन होता है, तो उस पे वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट्स है वो सब पॉइंट is working as a secondary production source। ठीक है, मतलब एक सिग्नल उस पे जब इम्पैक्ट होता है सेकेंडरी वेवलेट पे, तो वो एज अ सेकेंडरी सोर्स बन जाता है, फर्दर भी दूसरे 5 सिग्नल्स वो जनरेट करता है। ठीक है, तो जो हमारा नाइफ एज है, तो उस पे वेवलेट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स से वो डिफ्रैक्ट होगा और फर्दर 5 सिग्नल में डिवाइड होगा। तो बेसिक थोड़ा सा समझ में आया, डिटेल में हम आज के लेक्चर में स्टडी करने ही वाले हैं। ओके, सो क्लियर अबाउट डिफ्रैक्शन। ओके,
एक बेसिक स्टडी है कि अगर ये एक शार्प एज वाला, जिसे हम टावर या बिल्डिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, प्रोपोगेशन हो रहा है, तो आइडियली क्या होना चाहिए अगर एब्सेंस ऑफ डिफ्रैक्शन है तो इसकी वजह से ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एरिया में कुछ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये सब सिग्नल लॉस हो जाएंगे, ठीक है, ओनली हायर पार्ट में ही आपको सब कनेक्टिविटी मिलेगी। बट अगर डिफ्रैक्शन है तो क्या होगा, शार्प एज की वजह से शेडोइंग इफेक्ट होगी, मतलब इसका जितना शेडो होगा उतने पार्ट में शायद आपको कनेक्टिविटी ना भी मिले, पर एज कंपेयर टू दिस यहाँ पे आपको ज्यादा कनेक्टिविटी मिलेगी, ज्यादा कनेक्टिंग वाले एरिया मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो प्रोपोगेशन इज समवॉट लाइक दिस, और डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन कुछ केसेस में ही पॉसिबल है, हर जगह पे सिटी एरिया में पॉसिबल है नहीं, बिकॉज सिटी इज कवर्ड विथ वेरियस ऑब्स्टेकल्स। नाइफ एज डिफ्रैक्शन मॉडल, डिफ्रैक्शन को समझने के लिए ये एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया है कि जिसमें आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल स्टडी कर सकते हो, है ना, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और उनकी वजह से आपको जो आउटपुट चाहिए वो एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है, थियोरेटिकली आप कितना पावर मिलता है आफ्टर डिफ्रैक्शन वो आपको समझ में आता है। सेकंड थिंग ये है कि सेकेंडरी सोर्स के जैसे वर्क तो करता है, लेकिन जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो सेकेंडरी सोर्स की कम हो जाती है, मतलब जो प्राइमरी लाइन ऑफ साइट से अगर आपको जितनी सिग्नल स्ट्रेंथ मिलती है, डिफ्रैक्शन के बाद उतनी सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, वो सिग्नल आपके वीक हो जाता है। ओके, एस्टिमेटिंग द सिग्नल एटेन्यूएशन कॉज्ड बाय डिफ्रैक्शन of radio waves over hills and building is essential in predicting the field strength in a given service area। मतलब कि जो ये सिग्नल का लॉस हुआ, कि सिग्नल स्ट्रेंथ जो कम हुई, उसको क्या बोलते हैं हम, एटेन्यूएशन। तो ये एटेन्यूएशन डिफ्रैक्शन की वजह से जो मिला है वो सिग्नल स्ट्रेंथ के बारे में एस्टिमेट करने के लिए हमें इजीली यूज होता है, हेल्प करता है। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, द लिमिटिंग केस ऑफ प्रोपोगेशन ओवर द नाइफ एज गिव्स गुड इंसाइट इनटू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिफ्रैक्शन लॉस। अगर लाइन ऑफ साइट डायरेक्टली है नाइफ एज के एब्सेंस में, तो आपको सिग्नल स्ट्रेंथ एकदम करेक्ट मिलेगी फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। When shadowing is caused, shadowing मतलब जो बिल्डिंग का जो एरिया होता है उसका जो शेडो रहता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिल्डिंग अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका शेडो होता है। When shadowing is caused by a single object such as building, the attenuation caused by diffraction can be estimated by treating the obstruction as a diffracting knife edge। तो मतलब ऐसे शेडोइंग में आपको डिफ्रैक्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू कंसीडर दिस बिल्डिंग एज अ नाइफ एज सोर्स। आपको ऐसे उसको कंसीडर करके आप एस्टिमेट कर सकते हो लाइक दिस। चलो एक मॉडल स्टडी करते हैं कि ये क्या है, एक ट्रांसमीटर। ओके, यहाँ पे हमने लिया है हिली एरिया, ठीक है, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर बोथ आर नॉट ऑन द सेम हाइट, ओके, टी एंड आर, ओके, और उन दोनों के बीच में है एक नाइफ एज सोर्स, और आप बोल सकते हो नाइफ एज ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम बोलेंगे बिल्डिंग या कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है ये मॉडल की, एक ही कंसीडरेशन आपको लेना पड़ेगा कि उनकी जो एज होती है
दैट एज शुड बी शार्प इनफ फॉर अ डिफ्रैक्शन, कि वो क्या होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये है ट्रांसमीटर, दिस वन इज अ रिसीवर, और ये है आपका नाइफ एज सोर्स, मतलब बिल्डिंग या कुछ भी, मतलब कि इन दोनों के बीच में ये नाइफ एज ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ट्रांसमीटर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिसीवर। क्लियर? तो क्या होगा, तो ट्रांसमीटर, अभी हाइगन्स प्रिंसिपल में हमने क्या देखा कि ये जो वेवलेट है ना, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे दैट पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज अ हाइगन्स सेकेंडरी सोर्स। ओके, तो क्या होगा, यहां से जितने भी सिग्नल्स रिलीज हो रहे हैं वो सिग्नल्स कहां पे इंसिडेंट होंगे, हाइगन्स सेकेंडरी सोर्स, और यू कैन से दैट नाइफ एज सोर्स। ठीक है, और यहां से क्या होंगे, वो डिफ्रैक्ट होंगे, मतलब कि फर्दर मल्टीपल पाथ में डिवाइड होंगे, लेकिन एनर्जी ऑफ दिस इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू दिस वन, इनकी एनर्जी बहुत लो होती है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा, मतलब हर जगह पे, ये तो सिर्फ हमने दो डिफ्रैक्शन ही कंसिडर किए, ऐसे मल्टीपल डिफ्रैक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिसीवर साइड का हर एरिया कवर हो जाता है। ठीक है, तो हर जगह पे आपको कनेक्टिविटी मिलती है। ओके, we have considered a distance of transmitter to the knife edge obstruction is d1 and receiver and knife edge obstruction distance is d2. Okay, height of the obstruction is considered not by the ground, तो ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर उनका जो बेसिक एरिया रहता है वहां से उनकी हाइट मेजर होती है। ठीक है, बाय सम कैलकुलेशन, इट इज नॉट कंसिडर्ड डायरेक्टली थ्रू द ग्राउंड। क्लियर? नाउ तो ऐसे मतलब रिसीवर तक आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है बाय मल्टीपल डिफ्रैक्शंस। ठीक है, और ये है हाइगन्स सेकेंडरी सोर्स। नाइफ एज डिफ्रैक्शन मॉडल का कैलकुलेशन आपको क्या मिलता है, the difference between the direct path and diffracted path called as a excess path length। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो आपको जो मिलता है ट्रांसमिटेड डायरेक्ट पाथ, और ये है आपका ऑब्स्ट्रक्टेड पाथ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलेंगे पाथ लेंथ, एक्सेस पाथ लेंथ, दैट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा। ओके, डेल्टा इज कंसिडर्ड एज ए, यहाँ पे सब जियोमेट्रिकल ऐसे सिंपल ये अप्लाई किया है, टी टू दिस वन टू दिस वन टू d1 एंड d2। ठीक है, d1 प्लस d2 विल प्रोवाइड अ डायरेक्ट पाथ। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हमें डेल्टा मिलता है h स्क्वायर बाई 2 d1 प्लस d2 अपॉन d1 d2। नाउ द करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस, the corresponding phase difference that is phi according to हमें path length कितना मिलता है, phase difference वो मिलता है हमें 2 pi delta upon lambda। okay, now we have a delta h square by 2 d1 plus d2 upon d1 d2, तो हमें कितना मिलता है, that is somewhat like this phi। clear? Now Fresnel Kirchhoff diffraction parameter
इज यूज्ड टू नॉर्मलाइज द फेज टर्म। फेज हमें अगर मेजर करना है जो टोटल डिफ्रैक्टेड पाथ का है ना, डिफ्रैक्टेड सिग्नल जो है हमारा, उनका अगर हमें चाहिए तो कैसे मिलेगा, हमें उसके लिए फ्रेनेल किरचॉफ डिफ्रैक्शन पैरामीटर ये मेजर करना पड़ेगा। और ये कैसे मिलेगा आपको, दैट इज v इज इक्वल टू h 2 d1 d2 अपॉन लैम्डा d1 प्लस d2। ठीक है, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फाई बाई पाई, अंडर रूट ऑफ 2 फाई बाई पाई, उनकी वजह से हमें मिली है ये वैल्यू। ठीक है, फाई हमारे पास अवेलेबल है, तो फाई को अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू में पुट कर दो तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। v कितना मिलेगा आपको, अल्फा अंडर रूट 2 d1 d2 अपॉन लैम्डा d1 प्लस d2। ठीक है, नाउ what is alpha? Alpha is considered as a h d1 plus d2 upon d1 d2. Clear? Thank you. ये डिफरेंट मॉडल को अलग अलग हाइट से कंपेयर किया। पहले मॉडल में क्या है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों की सेम हाइट है। ओके, एच टी इज सेम एज एच आर। ओके, तो जो ऑब्स्ट्रक्ट हम कंसिडर करते हैं फॉर डिफ्रैक्शन वो एज कंपेयर टू कम होगा। ओके, और उनकी वजह से जो डिफ्रैक्शन आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ओके, इफ यू कंसिडर दिस कि ट्रांसमीटर बहुत अच्छी हाइट पे है और रिसीवर एज कंपेयर टू इक्वल हाइट वो कम मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मल्टीपल डिफ्रैक्शंस मिलेंगे। ठीक है, while in third case ht is very higher than hr के हाइट ऑफ द रिसीवर हमने बहुत कम अप्रोक्सीमेटली यूनिट कंसीडर किया है, तो क्या होगा, तो आपको और ज्यादा डिफ्रैक्शंस मिलते जाएंगे। ठीक है, मतलब जितना हाइट रिसीवर की हाइट जितनी कम होगी, लाइन ऑफ साइट जितना ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब यू कैन से दैट रिवर्स, कि जितना लाइन ऑफ साइट ज्यादा नहीं मिलेगा हमें उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन मिलेगा। ये एग्जांपल हमें वही बताता है। नाउ फ्रेनेल जोन्स, ये फ्रेनेल जोन कैसे कैलकुलेट होते हैं और क्यों यूजफुल है ये, तो फ्रेनेल जोन्स रिप्रेजेंट successive regions where secondary wave has a path length from the tx to rx which are n lambda by 2 greater than in path length than LOS path. The plane below illustrates the successive Fresnel zone. Okay, ये क्या बताते हैं हमें कि डिफरेंट पाथ बताते हैं कि डायरेक्ट पाथ से वो कितने अलग है। ठीक है, अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट पे हैं तो ये डायरेक्टली ये प्लेन से आपको डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट का पाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेनेल जोन्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट सक्सेसिव रीजन्स वेयर सेकेंडरी वेव्स हैव अ पाथ लेंथ फ्रॉम tx to rx and lambda by 2 greater than the path length। ओके, तो हम जो अब ये फ्रेनेल जोन में डिफ्रैक्शन हम मेजर करते हैं वो किसके सब्सटेंस में करते हैं, वो हम डायरेक्ट पाथ के सब्सटेंस में करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो इनर सर्कल है दैट इज फर्स्ट फ्रेनेल जोन, सेकंड वन इज द सेकंड फ्रेनेल जोन एंड थर्ड वन इज द थर्ड फ्रेनेल जोन। तो सब फ्रेनेल जोन में एनर्जी कितनी है, उनकी रेडियस कितनी है, वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हाइट। ठीक है, डिस्टेंस दोनों में सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेनेल जोन है तो वहां पे आपको
ज्यादा एनर्जी मिलेगी रिसीवर साइड पे। अगर सेकेंडरी में जाते हो तो उससे फर्स्ट फ्रेनेल जोन से कम हो जाएगी और थर्ड में बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, और डिफ्रैक्शंस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे जितनी हाइट कम होगी ज्यादा होगी। क्लियर? तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, अगर डायरेक्टली पाथ है एलओएस लाइन ऑफ साइट तो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। फर्स्ट फ्रेनेल जोन में आपको ज्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ वाला डिफ्रैक्शन से आपको मिलेगा। अगर आपका जो ऑब्स्टेकल है वो फर्स्ट फ्रेनेल जोन में है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा डिफ्लेक्ट होकर। सेकंड फ्रेनेल जोन और थर्ड फ्रेनेल जोन एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। क्लियर? ओके, नाउ ये मॉडल तो हमने इंप्लीमेंट किया, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, क्या हम मेजर कर सकते हैं? तो फर्स्ट पैरामीटर जो हमें मेजर करना है दैट इज डिफ्रैक्शन गेन। ओके, द डिफ्रैक्शन गेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइफ एज एज कंपेयर टू फ्री स्पेस, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और उनका गेन क्या है। तो गेन हमें कितना मिलता है? गेन इज इक्वल टू 20 log एफ वी। वी हमने आगे देखा दैट इज क्या था? फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पैरामीटर, फ्रेनेल किरचॉफ डिफ्रैक्शन पैरामीटर। ठीक है, तो गेन हमें कितना मिलता है? 20 log एफ वी। ओके, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या मिलती है? दैट इज ईडी अपॉन ई जीरो। ई जीरो क्या है? इज द फ्री स्पेस फील्ड स्ट्रेंथ इन द एब्सेंस ऑफ बोथ द ग्राउंड एंड द नाइफ एज। ठीक है, वो हमें इतना मिलता है। ठीक है, तो अगर ग्राफिकल एनालिसिस किया जाए कि नाइफ एज एटेन्यूएशन और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पैरामीटर इन दोनों का कंपैरिजन, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अगर इसका फाइंड किया जाए, ठीक है, डिफरेंट एफ वी की वैल्यू डालते हैं, वी की वैल्यू, तो उसकी वजह से आपको जीडी कितना मिलता है? तो फॉर लेस देन -1 आपको क्या मिलेगा? जीडी 0। ठीक है, फिर जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ाते जाते हो वो क्या होता जाएगा? आपका ग्राफ ऐसा होता जाएगा। ठीक है, इट शुड बी somewhat and it will be decrease after if you increase the 2.4 से ज्यादा हम वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो वो कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे शार्प कट ऑफ टाइप मिलता है आपको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये था डिफ्रैक्शन का मॉडल। आपको क्या मिला? गेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको एक्सेस पाथ लेंथ एंड फेज डिफरेंस भी यहाँ पे इजीली आप कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। कंप्यूट द डिफ्रैक्शन लॉस फॉर द 3 केसेस। ओके, यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस दिए हैं, अलग अलग वेवलेंथ दी है। आपको क्या करना है? डिफ्रैक्शन लॉस मेजर करना है। ठीक है, ओके, तो डिफ्रैक्शन लॉस के लिए आपको क्या चाहिए? डिफ्रैक्शन पैरामीटर चाहिए। ठीक है, और पैरामीटर को आप जब 20 log dB में डालोगे तो आपको मिल जाएगा डिफ्रैक्शन लॉस। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट केस लैम्डा इज 1/3 मीटर, d1 इज 1 किलोमीटर, d2 इज 1 किलोमीटर। हाइट कितनी है? 25 मीटर्स, हाइट है 0 और हाइट है -25 मीटर्स। तो देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है।
ठीक है, ये h कितनी है, h किसकी हाइट है, h इज द हाइट फॉर किसकी, नाइफ एज, जो ऑब्स्टेकल था हमारा, नाइफ एज ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट है ये। ठीक है, कंप्यूटर आंसर यूजिंग द वैल्यू इन द फिगर एज वेल एज अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फॉर द ईच दिस गिव्स आइडेंटिफाई द फ्रेसनेल जोन within which a tip of the obstruction lies। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास सब पैरामीटर अवेलेबल है, d1 है, d2 है, लैम्डा है एंड h। ठीक है, तो हमें कितना मिला 2.74, मतलब कि डिफ्रैक्शन लॉस कितना मिला 22 dB। ठीक है, अभी दूसरा केस देखते हैं। Using the approximation, the diffraction loss is equal to 21.7, the path length difference between the direct and diffracted rays। दूसरा में कितना मिला 0.625 meters। To find the fractional zones in the tip of the obstruction lies, need to compute n, which satisfy the relation between delta is equal to n lambda by 2। लैम्बडा भी दिया है, डेल्टा आपने मेजर किया 0.625। ठीक है, therefore the tip of the obstruction completely blocked the first 3 Fresnel zones। 3 यहाँ पे जो मिला उसकी वजह से यू कैन से दैट कि फर्स्ट 3 Fresnel zones को वो completely डिफ्रैक्ट करेगा, मतलब वो completely लॉस हो जाएगी। मतलब फोर्थ जो डिफ्रैक्शन होगा ऑब्स्ट्रक्शन के जो वेवलेट्स होता है उस पर फोर्थ जो डिफ्रैक्शन होगा उसी की वजह से रिसीवर तक सिग्नल पहुंचेगा। मतलब 3 Fresnel जोन तक रिसीवर के पास कोई भी सिग्नल नहीं पहुंचेगा। ओके, सेम वे सेम कैलकुलेशन फॉर द 0 मीटर्स। मतलब यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट किया हमने, सबसे पहले v कैलकुलेट किया, उससे क्या मिला डिफ्रैक्शन लॉस। ठीक है, उसके बाद हमने डेल्टा मेजर किया। ठीक है, और डेल्टा की वजह से हमें क्या मिला n। ठीक है, लैम्डा हमारे पास था तो हमें डायरेक्टली n मिल गया, डेल्टा हमें मेजर करना पड़ा। ठीक है, तो n से आप डायरेक्टली नंबर ऑफ Fresnel जोन्स का पता कर सकते हो। अगर मेरी उसकी हाइट 0 है तो क्या मिलेगा, वी हैव डेल्टा इज 0 एंड द टिप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन लाइज इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट Fresnel जोन्स। मतलब कि डेल्टा आपको 0 मिल रहा है, मतलब n भी आपको 0 मिलेगा, मतलब कि फर्स्ट Fresnel जोन से ही आपको ट्रांसमीटर रिसीवर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर मैं -25 रखता हूं तो क्या होगा, 1 dB, डिफ्रैक्शन लॉस इज 0 dB। ठीक है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पैरामीटर क्या मिला -2.74, डिफ्रैक्शन लॉस क्या मिला 1 dB। ठीक है, यूजिंग न्यूमेरिकल इक्वेशन द डिफ्रैक्शन लॉस इज इक्वल टू 0 dB। ठीक है, उसका आप n कैलकुलेट करके you can know from which Fresnel zone you can get connectivity। ओके, दूसरे भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ओके, मल्टीपल नाइफ एज डिफ्रैक्शन। मल्टीपल नाइफ एज डिफ्रैक्शन मतलब अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में मल्टीपल ऑब्स्ट्रक्शंस है, नाइफ एज ऑब्स्ट्रक्शन, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो दोनों का मिला के आपको एक थर्ड, अगर ये दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करोगे आप, ओके, जैसे हमने आगे प्रोसेस की, दैट इज इक्वल टू वन इमेजिनरी ऑब्स्ट्रक्शन that has a height which is belong to obstruction 1 and obstruction 2। उनकी वजह से जो मिल रहा है उसके जैसा ही मिलेगा। ठीक है, नाइफ एज का इतना डिस्कशन नहीं दिया है बुक में, तो मतलब इसका यही है कि इन दोनों की वजह से जितना मिलता है उतना आप कैलकुलेट कर सकते हो एक तीसरा इमेजिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कैलकुलेट करके।
उसकी हाइट कितनी रहेगी, दैट इज कंपेरेबल विद द ऑफ सेक्शन 1 एंड ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, ओके। तो आज हमने कंप्लीट किया डिफ्रैक्शन। मतलब बेसिक सिर्फ मालूम होना चाहिए आपको कि डिफ्रैक्शन क्या है और डिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या आपको मिलता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिफ्रैक्शन। क्लियर? थैंक यू।